नमस्कार। यूट्यूब चैनल मैथ्स एरा एंड सिविल इंजीनियरिंग बाई आरपी व्यास एवं टीचमेंट ऐप की ओर से मैं आरपी व्यास यानी राजेंद्र भैया जी कक्षा 10वीं में पढ़ने वाले सभी भैया बहनों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। मेरा ये वीडियो विद्या भारती एवं माननीय श्रीमान सत्यपाल जी हर्ष जो मेरे मामा जी थे और जिन्होंने अपना पूरा जीवन संघ सेवा और विद्या भारती के अंतर्गत देश को समर्पित कर दिया था, उनको समर्पित करता हूं। ये कक्षा 10वीं के अध्याय 1 की प्रश्नावली 1.1 चल रही है, उस पे मेरा ये 5वां वीडियो है। आज इस वीडियो में हम 3 प्रश्न करेंगे। पहला प्रश्न ये है, आप देख रहे होंगे, ये तो जो प्रश्न है पिछले वीडियो का कुछ पोर्शन है जो करा चुके हैं। ये है प्रश्न आज का पहला, पढ़िएगा। There is a circular path around a sports field. Sonia takes 18 minutes to drive one round of the field, while Ram takes 12 minutes for the same. Suppose they both start at the same point and at the same time, and go to the same direction. After how many minutes will they meet again at the starting point? ये हिंदी में लिख दिया मैंने, इसको देखिएगा। ये आपकी बुक का 7वां प्रश्न है 1.1 का। तो मेरी सीक्वेंस में 9वां क्वेश्चन बनता है। हिंदी में पढ़ लेते हैं। किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं, जबकि इसी मैदान पर एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। मान लीजिए वे दोनों एक ही स्थान और एक ही समय पर चलना आरंभ करते हैं, एक ही दिशा में। कितने समय बाद वे पुनः आरंभिक स्थान पर मिलेंगे? बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है। देखिएगा, ये कोई वृत्ताकार मैदान है, यहां से रवाना होते हैं सोनिया भी ऐसे और रवि भी ऐसे, एक ही जगह से दौड़ना शुरू करते हैं और एक ही स्थान पर, एक ही स्थान से एक ही समय पर और एक ही दिशा में। अब क्या है कि जो सोनिया है वो तो चक्कर लगाती है 18 मिनट में, बालिका है रवि चक्कर लगाता है 12 मिनट में। बालक तेज दौड़ता है। तो हमें ही पता करना है कि कितने मिनट के बाद में दोनों वापस इसी जगह पर मिल जाएंगे। तो बड़ा आसान प्रश्न ये है, आप 12 का पहाड़ा बोलो। तो देखिए मैंने 12 का और 18 का, 18 इंटू 1 18, 18 इंटू 2 36, 12 की बात करेंगे तो 12 इंटू 1 12, 12 इंटू 2 24, 12 इंटू 3 36। तो जो रवि है वो 36 मिनट में 3 चक्कर लगा लेगा, चक्कर 1, चक्कर 2, चक्कर 3। जबकि सोनिया 36 मिनट में 2 चक्कर लगा पाएगी। चक्कर 1 18 मिनट, चक्कर 2 18 और 18 36 मिनट। इसका मतलब 36 मिनट के बाद में दोनों आपस में मिल जाएंगे उसी जगह पर जहां से दौड़ना शुरू किया था। ये मैंने एक टेबल बना के बताया। ये टेबल हमेशा नहीं बन सकती है, अगर लंबा हो जाए, कोई 10-12 चक्कर लग जाए तो आप कहां तक करेंगे, ये समझाने के लिए। सीधी सी बात यह है कि आप जानते हैं कि जो 36 है 36 12 और 18 का है। अभी तो ठीक है, 2 ही बच्चे थे इसमें, एक लेता है 12 मिनट, एक लेता है 18 मिनट। मान लीजिए इसमें 5 बच्चे होते, एक 10 मिनट, एक 12 मिनट, एक 18 मिनट, एक 24 मिनट, एक इस प्रकार से। तो आप कैसे पता लगाते हैं कि वापस कब मिलेंगे? आपको कुछ नहीं करना है, जितना समय वो बच्चे लगाते हैं उन सभी समयों का जो आपको दे रखें एलसीएम निकाल दो, बस वो आएगा, उतने मिनट बाद वापस वो उसी जगह पे मिल जाएंगे। ये मैंने आपको समझाया है। ये देखिएगा, मैंने क्या किया, 18 के प्राइम फैक्टर किए। क्या है कि आप जानते ही हैं, 2 की पावर 1, 3 की पावर 2, 1 की पावर
2 से भाग लगाया, 2 9 18, 3 से लगाया 3 3 9, 3 से लगाया 3 1 3, 3 2 बार आ रहा है, 2 1 बार आ रहा है। ये पहले बहुत कुछ कर चुका है। तो ये 18 के प्राइम फैक्टर्स हैं अभाज्य गुणनखंड, और ये 12 के प्राइम फैक्टर्स है, 2 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 1 इंटू 1 की पावर 1। अब हमें लेना एलसीएम। एलसीएम में सब कुछ आता है, हर फैक्टर आएगा, 1 भी आएगा, 2 भी आएगा, 3 भी आएगा, और पावर बड़ी वाली आती है। तो 1 की पावर तो 1 ही होगा, 2 की पावर यहाँ 2 है और यहाँ 1 है लेकिन 2 आएगा, 3 की पावर यहाँ 1 है, यहाँ 2 है लेकिन 2 आएगा। अब 2 की पावर 2 कितना होता है? 4, 3 की पावर 2 9, 1 की पावर 1 1, 4 9 36 एकम 36 ही आंसर आएगा। यानी कि 36 मिनट के बाद, ये बात मैं आपको पहले से यहाँ लिख चुका हूँ, यहाँ देखिएगा ये भी, अर्थात 36 मिनट बाद दोनों क्रमशः 2 एवं 3 चक्कर पूरा लगाकर पुनः प्रारंभिक बिंदु पर मिल जाएंगे। इंग्लिश में दैट इज आफ्टर 36 मिनट्स they will complete 2 and 3 rounds respectively and will meet again at the starting point। ऐसा है, आपको समझ में आ गया होगा। अब अगला प्रश्न जो मेरे हिसाब से 10 नंबर पे आता है, लेकिन वो एग्जाम्पल 1 है आपकी किताब। अच्छा सवाल है ये, क्या लिखा हुआ है? कंसिडर द नंबर 4n where n is a natural number, check whether there is any value of n for which 4n ends with the digit 0। संख्या 4 की पावर n पर विचार कीजिए जहां n एक प्राकृत संख्या है। जांच कीजिए कि क्या n का कोई ऐसा मान है जिसके लिए 4 की पावर n एक शून्य पर समाप्त हो, 4 की पावर जिसके लिए 4 की पावर n अंक शून्य पर समाप्त होता है। अब देखिए ये क्वेश्चन ऐसे करेंगे, मैं थोड़ा इसको कुछ समझाता हूँ। वैसे तो देखिए अगर मैं 4 की पावर 1 करूं तो 4 आएगा, 4 की पावर 2 करूं तो 4 इंटू 4 16 आएगा, 4 की पावर 3 करूं तो 16 चौक 64 आएगा, 4 की पावर 4 करूं तो ये 256 आएगा। अब देख रहे हैं इकाई अंक पर क्या आ रहा है? 4 6 4 6। आप चाहे 4 की पावर 5 करें, 6 करें, 10 करें, कितनी भी करें, यूनिट प्लेस पर तो ये 2 ही अंक आएंगे, या तो 4 आएगा या फिर 6 आएगा, 0 कभी नहीं आएगा। हम कह सकते हैं कि 4n, n की वैल्यू एक नेचुरल नंबर है, 1 2 3 4 कुछ भी हो सकती है, तो चाहे कोई भी नेचुरल नंबर हो उसके लिए 4n कभी भी 0 पे n नहीं होगा। इसका आंसर हो गया 9 में हो गया। लेकिन ऐसे करेंगे तो नंबर नहीं मिलेगा, आपको तरीके से करना पड़ेगा। तरीका ये रहा, देखिएगा 4n जो होता है, हम 4 को कह सकते हैं 2/2, 2 की पावर 2 4 होता है, रेस्ट टू n, और घात पे घात गुणा होती है, पढ़ा होगा आपने छोटे कक्षाओं में। ये कुछ रूल्स है घातांकों के। अगर a की पावर m हो और इसकी भी पावर n हो तो a की पावर m इंटू n हो जाता है, ये रूल्स है घातांक। ऐसे ही अगर हम कहें a इंटू बी की पावर m हो, हम इसको a की पावर m इंटू बी की पावर m कह सकते हैं। ये 7वीं 8वीं क्लास में जरूर पढ़े होंगे, रूल्स ऑफ इंडिसेस, घातांकों का नियम। तो मैंने 4 को लिख दिया 2 की पावर 2 और उसकी पावर n। अभी 2 की पावर 2 भी 2 की पावर 2 और उसकी भी पावर n है, तो पावर पे पावर गुणा होती है, तो 2/2 इंटू n हो गया। अब देखिएगा, जैसे मान लीजिए मैं 2 की पावर 3 करूं तो क्या लिखूंगा? 2 इंटू 2 इंटू 2। अगर मैं 2 की पावर 5 करूं क्या लिखूंगा? 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 5 बार। ऐसे ही जब मैं 2 की पावर 2n करूंगा तो मैं 2 को 2 से गुणा करूंगा, कितनी बार? 2n दफे। 3 होता है तो 3 दफे, 4 होता है तो 4 दफे, 2n है तो 2n दफे। अब अगर हम 2 इंटू 2 इंटू 2 किए चले जाए, चाहे कितनी बार कर दें, अगर मैं इनको को 5 से भाग लगाऊं, कि 5 से भाग जाएगा क्या? ये डिवाइड होगा 5 से? नहीं होगा, क्योंकि 5 2 से कभी कटता नहीं है। 5 और 2 दोनों ही प्राइम फैक्टर जो सिवाय एक के किसी और से नहीं कटते हैं। यानी कि ये जो भी नंबर आएगा, चाहे 2 से 2 का गुणा कितनी बार ही लिख दें, कभी भी 5 से डिवाइड नहीं होगा। यानी ये जो नंबर है, जो कि दरअसल ये 4n ही है जी,
4:1 के तो ये कभी भी 5 से डिवाइड नहीं होगा, क्योंकि सब फैक्टर्स 2-2 आ रहे हैं, और 5 से डिवाइड नहीं होगा, इसका मतलब यूनिट प्लेस में कभी 0 नहीं आएगा। अब जानते हैं ना, मेरा वीडियो नंबर 2 देखा होगा आपने, डिवीजन 5 से भाग लेने का क्या नहीं होता है कि इकाई के अंक पर 0 या 5 आना चाहिए। अब हम कह रहे हैं कि 5 से भाग नहीं लगेगा, इसका मतलब यूनिट प्लेस में कभी 0 नहीं आएगा, इसका आंसर नो में होगा। यानी कि 4:n, एन को नेचुरल नंबर है, जो भी इसको सॉल्व करेंगे आंसर आएगा, उसके कभी 0 नहीं आएगा, क्योंकि 5 से डिवाइड नहीं हो रहा है। ये हो गया, ये मैंने लैंग्वेज में लिखा हुआ है। मैं बोल के समझाया, एग्जाम में बोल के कैसे समझाएंगे, एग्जाम में तो लिखना पड़ेगा आपको। ये लिखा मैंने हिंदी में, इसको 1 नंबर का 1। एक के आरएचएस में गुणनखंडों के रूप में केवल एक ही अभाज्य संख्या 2 है, अतः 4 की पावर n कभी भी 5 से विभाज्य नहीं होगा, अर्थात 4 की पावर n कभी भी अंक शून्य यानी 0 पर समाप्त नहीं होगा, चाहे प्राकृत संख्या n का मान कुछ भी हो। अभी इंग्लिश लिखा मैंने। इन RHS of 1, out of all factors, the only factor is a prime number 2. Hence, 4:n never be divisible by 5. It means 4:n cannot ends with the digit 0. अब लास्ट क्वेश्चन इस वीडियो का, जो कि मेरा क्वेश्चन नंबर 11वां है। किताब में क्वेश्चन 5 है, 1 प्रश्न का। आसान है, बिल्कुल ऐसा ही है जैसे इसमें था 4:n, इसमें 6:n। Check whether 6:n can end with the digit 0 for any natural number n. जांच कीजिए कि क्या n की किसी प्राकृत मान के लिए 6 की पावर n कभी शून्य पर समाप्त होगी। इसका आंसर भी नो आएगा। कैसा आएगा मैं सिखा रहा हूँ आपको। तो एग्जाम में आपको वर्बली आंसर नहीं देना है, तरीके से करना है। देखिएगा, 6 की पावर n, 6 को लिख दिया मैंने 2 × 3, इसकी पावर n। अभी मैंने आपको रूल बताया था ना, a × b की पावर n बराबर a की पावर m × b की पावर n। तो 2 × 3 की पावर n बराबर 2 की पावर n × 3 की पावर n। इसका मतलब कि 2 की पावर n क्या होता है, 2 का 2 से गुणा n दफे हो रहा है, तो 2 × 2 × 2 × n टाइम्स। जैसे 2 की पावर 5 होता है तो 2 × 2 5 दफे लिखते हैं। इसी तरह से 3 की पावर n का मतलब 3 का गुणा 3 से हो रहा है n दफे। यानी आप देख रहे हैं जो सारे फैक्टर्स हैं, इसमें या तो 2 आ रहा है या 3 आ रहा है, उसके अलावा कुछ भी नहीं आ रहा है। और आप इसको कभी भी 5 से डिवाइड नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि 5 ना तो 2 से डिवाइड होता है ना 3 से डिवाइड होता है। इसका मतलब ये जो नंबर है 6 की पावर n, ये कभी भी 5 से डिवाइड नहीं होगा। इसका मतलब इसको जब सॉल्व करेंगे n के किसी वैल्यू के लिए, तो उसके यूनिट प्लेस पर कभी भी 0 नहीं आएगा, क्योंकि 5 से डिवाइड ही नहीं हो रहा है। इसका मतलब ये जो संख्या बनेगी उसका जो अंत होगा, अंत का मतलब इकाई के स्थान पर कभी भी शून्य नहीं आएगा। ये बिल्कुल वही सवाल है। उसमें एक फैक्टर रहा था, पिछले वाले में से 2 फैक्टर रहा, 2 और 3। हिंदी में दिया मैंने, इंग्लिश में इंग्लिश में द ओनली 2 and 3 आर प्राइम फैक्टर्स एमंग ऑल फैक्टर्स इन, है ना, 2 नंबर लिखा मैंने। इसके RHS ये देखो, लेफ्ट हैंड साइड है, ये राइट हैंड साइड है। Hence 6:n is not divisible by 5. It means 6:n cannot end with the digit 0. हिंदी में क्वेश्चन ये जो नंबर 2 है कि RHS के सभी गुणनखंडों में अभाज्य गुणनखंडों के रूप में अभाज्य संख्याएं 2 और 3 ही आ रही हैं, अतः 6:n कभी भी 5 से विभाज्य नहीं होगा, अर्थात 6 की पावर n के किसी भी प्राकृत मान के लिए शून्य पर समाप्त नहीं होगी। तो ये आपको अच्छे समझ में आ गया होगा, ऐसी मेरी आशा है। देखिए, ये मैंने कुछ सार लिखा है इस पूरे एक्सरसाइज 1.1 का कंक्लूजन। मैंने ये जो 1.1 एक्सरसाइज है, इसमें कुल 11 क्वेश्चन है, एग्जाम्पल क्वेश्चन मिलाकर, उसको मैंने 5 वीडियो में बनाया। वीडियो 1, वीडियो 2, वीडियो 3, वीडियो 4 एंड वीडियो 5 वीडियो जो भी चल रहा है हमारा, ये मैंने डिटेल बता दी आपको। ध्यान पर है, वीडियो 1 जो था वो पेज 1 और 2 था। जैसे ये पेज है ना हमारा इस वीडियो का, पेज नंबर 15 है। वैसे पहला वीडियो 2 पेज में था, दूसरा वीडियो पेज नंबर 3, 4, 5, 6 में था, तीसरा वीडियो पेज नंबर 7 से 9, 7, 8, 9 में था, चौथा वीडियो पेज नंबर 10, 11, 12 में था, और पांचवा वीडियो पेज नंबर 13, 14, 15 में है। और इन वीडियो में मैंने कौन कौन से क्वेश्चन करवाए थे देखिएगा। पहला वीडियो था ना
उसमें मैंने आपको जो दिया था इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन, परिचय रियल नंबर्स का। दूसरी वीडियो में मैंने बताए थे रूल्स ऑफ डिविजिबिलिटी, भाजकता के नियम। यानी कि पहले 2 वीडियो में मैंने किताब का कोई क्वेश्चन नहीं करवाया था, केवल आपको इंट्रोडक्शन दिया था और रूल्स ऑफ डिविजिबिलिटी बताया था। वीडियो नंबर 3, 4 और 5 में मैंने आपकी क्वेश्चंस की, एक्सरसाइज 1.1 के और एग्जाम्पल इसके पहले वाले। वीडियो 3 में मैंने आपकी किताब का क्वेश्चन नंबर 1 किया है, किताब का क्वेश्चन नंबर 6 किया है और किताब का एग्जाम्पल नंबर 2 किया है 1.1 के हिसाब से। वीडियो नंबर 4 के अंदर मैंने आपकी किताब का एग्जाम्पल नंबर 4 किया है, क्वेश्चन नंबर 3 किया है, उसके तीनों भाग, क्वेश्चन नंबर 2 किया है, क्वेश्चन 4 किया है, एग्जाम्पल 3 किया है। वीडियो नंबर 5 के अंदर मैंने आपकी किताब का क्वेश्चन नंबर 7 किया है, एग्जाम्पल 1 किया है और क्वेश्चन नंबर 5 किया है। तो इस सीक्वेंस में मैंने काम किया। उम्मीद करता हूँ आपको बहुत अच्छा लगा होगा। आशा करता हूँ आप मेरे इस यूट्यूब चैनल को, जो कि नाम है मेंस एरा एंड सिविल इंजीनियरिंग बाय आरपी व्यास, आप जरूर जरूर सब्सक्राइब करेंगे, ताकि मुझे आपके लिए काम करने का जोश मिलता रहे भविष्य में। इसी के साथ अपनी बात को समाप्त करता हूँ। आप इन वीडियोस को और बच्चों को भी आगे फॉरवर्ड कीजिए और अपने कमेंट डालिए। आप मुझे इस नंबर पर व्हाट्सएप भी कर सकते हैं 9521663064 पर, और आप अपनी कोई प्रॉब्लम मुझे बता सकते हैं, मुझसे शेयर कर सकते हैं। अगर आप मेरे वीडियोस का हवाला देकर या उनका रेफरेंस देकर कोई अपनी प्रॉब्लम लिखेंगे अपना पूरा परिचय देते हुए, तो मैं उसको सॉल्व करूंगा, इट इज माई प्रॉमिस। और उसके लिए कोई फीस नहीं होगी, टोटली फ्री। इसी के साथ अपनी बात को पूरी करता हूँ, वीडियो मेरा समाप्त करता हूँ। इट इज ऑल ओवर अबाउट दिस वीडियो। जय श्री राम।